अपराध और दंड, अध्याय 5 भाग 3। पियोत्र पेत्रोविच, वह चिल्लाई, मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप मेरी रक्षा जरूर करेंगे। आप ही इस बेवकूफ़ औरत को समझाए कि एक मुसीबत की मारी शरीफ औरत के साथ वह ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। इस तरह की बातों के बारे में कानून भी है। मैं गवर्नर जनरल साहब के पास खुद जाऊंगी। इसको अपनी इस हरकत का हिसाब देना होगा। आप मेरे पापा के मेहमान रह चुके हैं, उसी को याद करके इन अनाथ बच्चों की रक्षा कीजिए। रास्ता दीजिए मादाम, पहले मुझे अंदर तो आने दीजिए। प्योत्र पेत्रोविच ने हाथ के इशारे से उसे दूर हटने को कहा। आपके पापा को, जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है, जानने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला। इस पर कोई जोर से हंसा और अमालिया इवानोवना के साथ आपके आए दिन के झगड़ों में पड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं तो यहाँ अपने ही मुआमलों के बारे में कुछ करने आया हूँ। और मैं कुछ बातें आपकी सौतेली बेटी सोफिया इवानोवना से करना चाहता हूँ। यही नाम है न उसका। मुझे आने का रास्ता तो दीजिए। पियोत्र पेत्रोविच उससे कतराता हुआ कमरे के सामने वाले कोने की ओर बढ़ गया जहाँ सोनिया थी। कतेरीना इवानोवना वहीं की वहीं गड़ी रह गई, जैसे उस पर बिजली गिरी हो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि प्योत्र पेत्रोविच ने इस बात से कैसे इनकार किया कि वो उसके बाप का मेहमान रह चुका था। इसलिए एक बार यह बात गढ़ लेने के बाद वो खुद इस पर पक्का विश्वास करने लगी थी। इसके अलावा प्योत्र पेत्रोविच का बातें करने का एकदम कारोबारी, रूखा ढंग देखकर, जिसमें तिरस्कार से भरी धमकी का पुट भी था, वह हैरत में पड़ गई। लूजिन के आते ही धीरे धीरे हर आदमी चुप हो गया था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि इस संजीदा कारोबारी आदमी का दावत में आए हुए लोगों से कोई मेल नहीं था। ये भी साफ था कि वह किसी बेहद जरूरी काम से आया है, कि कोई ऐसी ही असाधारण बात होगी जिसकी वजह से उसे वहां आना पड़ा है और इसलिए अब जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। रस्कोल्निकोव सोनिया के पास खड़ा था। वह प्योत्र पेत्रोविच को रास्ता देने के लिए एक तरफ को हटा, लेकिन लग रहा था कि प्योत्र पेत्रोविच ने उसे देखा तक नहीं। 1 मिनट बाद लेबेज्यातनिकोव भी दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। वह अंदर नहीं आया, बल्कि चुपचाप वहीं खड़ा दिलचस्पी के साथ और लगभग हैरत के साथ सब कुछ सुनता रहा। देर तक ऐसा ही मालूम होता रहा कि उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों की बातों में शायद कोई रुकावट डाल रहा हूँ। किसी खास आदमी को संबोधित न करके प्योत्र पेत्रोविच ने वहां सभी लोगों से कहा, लेकिन काम कुछ ऐसा ही जरूरी है। सच पूछिए तो मुझे इस बात की खुशी भी है कि यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं। अमालिया इवानोवना, आप यहाँ की मकान मालकिन हैं, सो मैं आपसे खास तौर पर यह कहना चाहूँगा कि सोफिया इवानोवना से मुझे जो कुछ कहना है उस पर आप अच्छी तरह ध्यान दें। सोफिया इवानोवना, वो सीधे सोनिया को संबोधित करके कहने लगा, जो बहुत आश्चर्यचकित और अभी से कुछ डरी हुई दिखाई पड़ रही थी। मेरा एक नोट 100 रूबल का तुम मेरे दोस्त लेबेज्यातनिकोव के कमरे में आई तो उसके फौरन बाद मेरी मेज पर से गायब हो गया। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम हो और तुम उसके बारे में बता दो कि वो कहाँ है, तो मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस कमरे में मौजूद हर आदमी इस बात का गवाह रहे कि सारा मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा, वरना मुझे मजबूर होकर बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसका सारा दोष खुद तुम पर होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बच्चों ने भी रोना बंद कर दिया। सोनिया का चेहरा मुर्दों की तरह पीला पड़ गया और वह लूजिन को एकटक देखती रह गई। उससे कुछ कहते नहीं बना। लग रहा था कि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया था कि लूजिन किस चीज के बारे में बातें कर रहा था। इसी तरह कुछ पल बीत गए। तो मेम साहिबा, आपको क्या कहना है? लूजिन ने उसे गौर से देखकर पूछा। मैं नहीं जानती, मुझे कुछ मालूम नहीं, आखिर सोनिया ने बहुत धीमी आवाज में कहा। नहीं मालूम? पक्की बात है कि कुछ नहीं मालूम? लूजिन ने पूछा और एक बार फिर कुछ पलों के लिए रुका। सोच लो मेम साहिबा, उसने कठोर स्वर में कहना शुरू किया, लेकिन अब भी कुछ इस ढंग से जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो। अच्छी तरह सोच लो। मैं तुम्हें सोचने के लिए और वक्त भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि यह समझ लो कि दुनिया का भारी तजुर्बा होने से मुझे पक्का यकीन न होता तो मैं तुम्हारे ऊपर इस तरह खुला इल्जाम लगाने का जोखिम न उठाता।
इसलिए अगर यह बात झूठ निकली या सिर्फ मेरी गलतफहमी ही हो, तो मुझे भी सरेआम इस तरह का खुला इल्जाम लगाने का कुछ जवाब तो देना ही होगा। इतना तो मैं भी जानता हूँ। आज सवेरे मैंने अपनी जरूरत के लिए 5% सूद वाले कई बॉन्ड भुनाए थे, जो कुल 3000 रूबल के थे। इसका सारा हिसाब मेरी डायरी में लिखा है। घर लौटकर मैंने ये रकम गिनी, जिसकी गवाही मिस्टर लेबेजियातनिकोव दे सकते हैं, और 2300 रूबल के नोट गिनकर मैंने अपने पर्स में रखे, जिसे मैंने अपने कोट की अंदर वाली जेब में वापस रख दिया। मेज पर लगभग 500 रूबल बचे रहे, जो सारे के सारे नोटों की शक्ल में थे, और उनमें 100 रूबल के 3 नोट थे। उसी वक्त मेरे बुलाने पर तुम वहां आईं। तो जितनी देर भी तुम मेरे कमरे में रही, तुम बेहद घबराई हुई लग रही थी, यहाँ तक कि हमारी बातचीत के दौरान 3 बार तुम उठ खड़ी हुई। किसी वजह से तुम्हें उस कमरे से जाने की जल्दी थी, हालांकि हमारी बातचीत खत्म भी नहीं हुई थी। मिस्टर लेबेजियातनिकोव इसके गवाह हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेम साहिबा, इस बात से आप भी इनकार नहीं करेगी कि मिस्टर लेबेजियातनिकोव के जरिए मैंने आपको सिर्फ इसलिए बुलवाया था कि आपकी रिश्तेदार कतेरीना इवानोवना की बदहाली और कंगाली के बारे में कुछ बातें कर सकूं। उनकी दावत में न आ सकने का मुझे अफसोस है, और लॉटरी या इसी तरह की किसी और चीज़ की शक्ल में उनके लिए कुछ पैसा जुटाने की तदबीरों के बारे में कुछ बातचीत हो जाए। तब तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया और आंसू तक बहाए। जो कुछ तब हुआ उसे मैं ज्यों का त्यों इसलिए बयान कर रहा हूँ कि एक तो मैं तुम्हें इन सब बातों की याद दिलाना चाहता हूँ, और दूसरे इसलिए कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कोई छोटी से छोटी बात भी ऐसी नहीं जो मुझे याद न हो। फिर मैंने मेज पर से 10 रूबल का एक नोट उठाया और तुम्हारी रिश्तेदार की मदद के लिए जो रकम जुटाई जाने वाली थी, उसकी पहली किस्त के तौर पर अपनी तरफ से वह नोट तुम्हें दिया। मिस्टर लेबेजियातनिकोव ने ये सब कुछ देखा। उसके बाद मैं तुम्हें दरवाजे तक पहुंचाने आया। तुम उस वक्त भी सिटपिटाई सी लग रही थी। इसके बाद मैं मिस्टर लेबेजियातनिकोव के साथ अकेला रह गया और कोई 10 मिनट तक उनसे बातें करता रहा। फिर मिस्टर लेबेजियातनिकोव बाहर गए और मैंने एक बार फिर मेज पर पड़ी रकम की ओर ध्यान दिया, क्योंकि मैं उसे गिनकर अलग रख देना चाहता था, जैसा कि मेरा शुरू में ही इरादा था। तब मुझे वह देखकर ताज्जुब हुआ कि मेज पर जो रकम रखी थी उसमें से 100 रूबल का एक नोट गायब था। अब तुम ही सोचो, मिस्टर लेबेजियातनिकोव को तो मैं कोई इल्जाम दे नहीं सकता, और इस तरह की बात की तरफ इशारा करते भी मुझे शर्म आती है। ये भी नहीं हो सकता कि मैंने नोट गिनने में गलती की हो, क्योंकि तुम्हारे आने से फौरन पहले मैंने हिसाब लगाकर देखा था और जोड़ सही निकला था। तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारी घबराहट को, तुम्हारी कमरे से जाने की बेचैनी को देखते हुए, इस बात को भी देखते हुए कि तुम कई मिनट तक अपने हाथ मेज पर रखे हुए थीं, और आखिर में तुम्हारी समाजी हालत और उन आदतों को ध्यान में रखते हुए जो उस हालत का एक लाजिमी हिस्सा होती हैं, मुझे एक तरह से मजबूर होकर, जिससे मुझे बहुत धक्का भी पहुंचा और ताज्जुब भी हुआ, अपनी मर्जी के एकदम खिलाफ अपने दिल में एक शक लाना पड़ा, जो बेशक बहुत ही तकलीफदेह शक है, लेकिन एकदम सही शक है। और मैं ये भी बता दूं, बल्कि मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि इस बात के बावजूद कि मुझे अपने शक के सही होने का पूरा यकीन है, मैं इस बात को भी अच्छी तरह जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर यह इल्ज़ाम लगाकर मैं कुछ जोखिम भी मोल ले रहा हूँ। लेकिन इतना तो तुम भी समझती होगी कि मैं इस बात को अनदेखा भी नहीं कर सकता था। मैं ये जोखिम मोल लेने को तैयार हूँ, और मैं बताता हूँ क्यों, मेम साहिबा, सिर्फ आपकी सरासर एहसान फरामोशी की वजह से। जरा सोचिए, मैंने आपको आपकी कंगाल रिश्तेदार की भलाई के ख्याल से मिलने के लिए बुलाया और आपको अपनी तरफ से 10 रूबल दिए, जो मेरे लिए बहुत आसान बात नहीं थी। लेकिन मैंने आपके लिए जो कुछ किया, उसका बदला आपने इस हरकत से चुकाया। ये तो कोई अच्छी बात नहीं। आपको सबक सिखाना जरूरी है, मेम साहिबा। अच्छी तरह सोच लो, अलावा इसके एक सच्चे दोस्त की तरह, क्योंकि इस वक्त मुझसे बेहतर तुम्हारा कोई दोस्त हो भी नहीं सकता। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि अच्छी तरह सोच समझ लो। फिर मुझसे किसी मुरव्वत की उम्मीद मत रखना। हाँ, तो क्या कहती हो? मैंने आपकी कोई चीज़ नहीं ली है, सोनिया ने सहम कर धीमे स्वर में कहा। आपने मुझे 10 रूबल दिए थे, सो ये रहे, ये लीजिए।
सोनिया ने अपना रुमाल निकालकर उसमें लगी हुई गांठ खोली और 10 रूबल का नोट निकालकर लूजिन को दे दिया। तो तुम इससे इनकार करती हो कि तुमने 100 रूबल उठाए हैं? उसने 10 रूबल का नोट वापस लिए बिना घुड़क कर कहा। सोनिया ने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। सभी उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, डरावनी, कठोर, उपहास भरी नजरों से। उसने रस्कोल्निकोव की ओर देखा। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे, दीवार का सहारा लिए खड़ा था और अंगारों की तरह दहकती आंखों से उसे देख रहा था। हे भगवान! वह कँपते हुए बोली। मादाम, लूजिन ने अमालिया इवानोवना से शांत स्वर में और नरमी से कहा, माफ कीजिएगा, मुझे पुलिस को बुलवाना पड़ेगा। इसलिए क्या पहले दरबान को आप बुलवाएंगी? भगवान बचाए! अमालिया इवानोवना ने आहत होकर जर्मन में कहा। अपन तो पहले ही जानता होता कि वह चोर होएला है। आप जानती थी? लूजिन ने उसकी बात दोहराई। तो मैं समझता हूँ आप किसी ठोस बुनियाद पर ही ऐसा सोचती होंगी। मैं आपसे कहना चाहूँगा, मादाम लिप्पेवक्सेल, कि आप अपनी इस बात को याद रखिएगा, जो आपने गवाहों के सामने कही है। कमरे के हर कोने से जोरों से बातें करने का शोर बुलंद हुआ। हलचल मच गई। क्या? या? कतेरीना इवानोवना ने अचानक अपने आप को संभालते हुए चीख कर कहा और लूजिन पर इस तरह झपटी जैसे उसे किसी मजबूत स्प्रिंग की तरह दबाकर छोड़ दिया गया हो। क्या इस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो सोनिया पर कमीनों? नास्पीटों! फिर तेजी से सोनिया की ओर जाकर उसने उसे अपनी सूखी हुई बाहों में शिकंजे की तरह जकड़ लिया। सोनिया, तूने इनसे 10 रूबल लेने की हिम्मत कैसे की नादान लड़की? ला, मुझे दे। वो 10 रूबल फौरन मुझे दे। ला इधर। 10 रूबल का वह नोट सोनिया से छीनकर उसे अपने हाथ से भींचते हुए कतेरीना इवानोवना ने उसे जोर से लूजिन के मुंह पर फेंक कर मारा। मुड़े हुए कागज का गोला जाकर लूजिन की आंख में लगा और वहां से टकराकर जमीन पर आ गिरा। अमालिया इवानोवना उसे उठाने के लिए लपकी। प्योत्र पेत्रोविच आग बबूला हो उठा। रोको इस पागल को! वह चीखा। उसी वक्त कुछ और लोग दरवाजे में लेबेजियातनिकोव के पास आकर खड़े हो गए। उनमें वे दोनों महिलाएं भी थीं जो हाल ही में वहां आई थीं। क्या कहा पागल? मैं पागल हूँ बेवकूफ़ कहीं के! कतेरीना इवानोवना चीखने लगी। तुम खुद बेवकूफ़ हो, बेईमान, नीच, कमीना! सोनिया, मेरी सोनिया इसका पैसा लेगी और कोई नहीं। सोनिया इसका पैसा चोरी करेगी। बेवकूफ़, उल्टे वह तुझे पैसा दे सकती है। ये कहकर कतेरीना इवानोवना दीवानों की तरह हंसी। कभी ऐसा भी बेवकूफ़ देखा है आप लोगों ने? वो कमरे में घूम घूम कर एक एक आदमी को उंगली से लूजिन की तरफ इशारा करके दिखाने लगी। क्या तू भी? अचानक उसकी नज़र मकान मालकिन पर पड़ी। तू जर्मन छिनाल, तू भी कहती है कि वह चोर है? सूरत तो देख अपनी, पर नुची मुर्गी को लगता है कलफदार लहंगा पहना दिया गया हो। बेवकूफ़! अबे, तेरे यहाँ से आने के बाद तो वह इस कमरे से बाहर भी नहीं गई। सीधे आकर रोदियोन रोमानोविच के पास बैठ गई। तलाशी ले ले। चूंकि वह कमरे से बाहर नहीं गई है, इसलिए पैसा अब भी उसके पास ही होगा। मैं कहती हूँ, ले ले तलाशी। ले, लेकिन जनाबे औला इतना मैं बताए देती हूँ कि अगर पैसा ना निकला तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं जार के पास खुद जाऊंगी, अपने जार के पास जो बड़े ही दयावान हैं। जाकर उसके पांवों पर गिर पड़ूंगी, आज ही, इसी दम। मैं एक लाचार विधवा हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। आप समझते हैं कि वहाँ मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। आप गलत सोचते हैं। मैं वहाँ तक जाऊंगी, पहुँच जाऊंगी। मैं आपको बताए देती हूँ। आपने समझा था, यह एकदम भीगी बिल्ली है। आप इसी की उम्मीद लगाए बैठे थे न? तो सुन लीजिए जनाबे औला, मुझे आप इतनी आसानी से नहीं दबा सकते। आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आइए, लीजिए तलाशी। तलाशी लीजिए, मैं कहती हूँ। लीजिए न। ये कहकर कतेरीना इवानोवना ने लूजिन को पकड़ लिया और उसे खींचकर सोनिया की ओर चली। मैं पूरी तरह तैयार हूँ मादाम, और मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। लेकिन बराया मेहरबानी पहले आप शांत हो जाएं। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आपको आसानी से दबाया नहीं जा सकता, लेकिन वह, मेरा मतलब है कि यह काम तो पुलिस के सामने ही किया जाएगा। लूजिन बुदबुदा कर बोला। वैसे यहाँ काफ़ी गवाह मौजूद हैं और
मैं तैयार हूँ, लेकिन यह जरा मुश्किल काम है किसी मर्द के लिए, कि नहीं मेरा मतलब है, किसी मर्द के लिए औरत की तलाशी लेना। अगर अमालिया इवानोवना मदद करने को तैयार हो और, लेकिन ये भी ठीक तरीका नहीं है ये काम करने का। नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे आप चाहें, कतेरीना इवानोवना ने चीख कर कहा। आप जिसे चाहें, तलाशी लेने को कह दें। सोनिया, अपनी जेबें उलट कर दिखा दो। हाँ, यही ठीक है। ले चंडाल, देख लिया ये जेब खाली है। इसमें उसका रुमाल था, और अब इसमें कुछ भी नहीं है। और ये लो दूसरी जेब, देखी कि नहीं? ये कहकर कतेरीना इवानोवना ने दोनों जेबों को एक के बाद एक उल्टने की बजाय झटके के साथ खींचकर दिखाया। लेकिन दूसरी, दाहिनी तरफ वाली जेब से अचानक कागज का एक टुकड़ा निकला और हवा में कमान जैसी शक्ल बनाता हुआ लुजिन के पांव के पास जाकर गिरा। सभी ने उसे देखा और कई के मुंह से हैरत भरी चीख निकल गई। पियोत्र पेत्रोविच ने झुककर चुटकी से कागज का वह टुकड़ा फर्श पर से उठाया, उसे ऊंचा करके सबको दिखाया और उसकी तहों को खोला। ये 100 रूबल का 8 तहों में मुड़ा हुआ नोट था। पियोत्र पेत्रोविच सबको नोट दिखाने के लिए उसे अपने हाथ में उठाए हुए धीरे धीरे एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलता चला गया। चोटी कहीं की, निकल जाने का मांगता हमारा घर से। पुलिस, पुलिस, अमालिया इवानोवना चीखी। साइबेरिया भिजवा देना को मांगता इसको, निकल जाने का मांगता यहाँ से। कमरे में हर तरफ एक शोर उठा। रस्कोल्निकोव चुप था और बीच बीच में लुजिन पर एक उड़ती नज़र डालने के अलावा उसने सोनिया पर से अपनी नज़र नहीं हटाई थी, जो उसी जगह मानो मूरत बनी जमी रह गई थी। लग रहा था कि उसे तो कोई आश्चर्य भी नहीं था। अचानक उसके गालों पर लाली दौड़ी और उसने चीखकर दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं लिया था, इसका तो मुझे कुछ भी नहीं पता। वो दिल हिला देने वाली आवाज में चीखी और भागकर कतेरीना इवानोवना के पास चली गई, जिसने उसे कलेजे से भींचकर चिपटा लिया, गोया सारी दुनिया से उसे बचाना चाहती हो। सोनिया, सोनिया, मैं इस पर विश्वास नहीं करती। देखें तो सही, कतई मैं विश्वास नहीं करती। उस हकीकत के बावजूद जो सबकी आंखों के सामने थी, कतेरीना इवानोवना रो रो कर बोली। वो उसे अपनी बाहों में बच्चे की तरह झुलाने और उसे बार बार चूमने लगी। इसके बाद उसने सोनिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें जोर से चूमा। तू इसका पैसा भला क्यों लेने लगी? कैसे मूर्ख हैं ये लोग भी! हे भगवान, तुम लोग भी कैसे मूर्ख हो, कितने मूर्ख! कमरे में मौजूद सभी लोगों को संबोधित करके वह रोकर कहने लगी, तुम्हें नहीं मालूम कि दिल कैसा पाया है इसने। कैसी लड़की है ये, तुम लोग जरा भी नहीं जानते। ये भला पैसे चुराएगी ये, अरे ये तो अपने बदन का आखिरी चिथड़ा तक बेच देगी, नंगे पांव घूमेगी और तुम्हें जरूरत हुई तो तुम्हें अपनी हर चीज दे देगी। ऐसी लड़की है ये सड़क पर भी इसलिए निकली कि मेरे बच्चे भूखों मर रहे थे, इसीलिए उसे पीला टिकट मिला। इसने हमारी खातिर अपने आप तक को बेच दिया। अरे कहाँ चले गए तुम? देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, ये सब की नहीं कैसी दावत हो रही है तुम्हारी जनाजे की। मेरे भगवान, रोदियोन रोमानोविच, आप इसकी तरफ से कुछ बोलते क्यों नहीं? आप वहाँ इस तरह क्यों खड़े हैं? आप तो इस बात पर विश्वास नहीं करते, तुम सब सारे के सारे इसकी छोटी वाली उंगली के बराबर भी नहीं। हे भगवान, तुम ही अब इसकी रक्षा करो। लग रहा था कि देखने वालों पर तपेदिक की मारी उस लाचार विधवा के आंसुओं का गहरा असर पड़ा। उस मुरझाए हुए तपेदिक के मारे चेहरे पर जो पीड़ा से विकृत हो गया था, उन खून के सूखे धब्बों वाले होठों पर, उस भर्राए और रोती हुई आवाज में, रोते हुए बच्चे जैसी उन जोरदार सिसकियों में, रक्षा की उस विश्वास भरी बच्चों जैसी और साथ ही घोर निराशा में डूबी हुई फरियाद में ऐसा दर्द था, चुभने वाला दर्द था कि लगा अब हर आदमी को उस अभागी औरत पर तरस आने लगा था। बहरहाल प्योत्र पेत्रोविच को तो फौरन ही तरस आ गया। मादाम, मादाम, वो ऊंची रोबदार आवाज में कहता रहा, आपका इस वाक़ये में कोई भी हाथ नहीं है। आप पर इल्जाम रखने की बात कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि इसमें आपकी मिलीभगत होगी या इसकी आपने मंजूरी दी होगी, खासकर इसलिए कि आपने खुद जेबें उलटकर इस अपराध को सबके सामने ला दिया,
जो इस बात का पक्का सबूत है कि आपको इसका कुछ भी पता नहीं था। मुझे अफसोस है, बहुत ही अफसोस है कि यूं कह लीजिए कि गरीबी की वजह से मजबूर होकर सोफिया सेम्योनोवना ने ऐसा काम किया। लेकिन मेम साहिबा, आपने अपना अपराध स्वीकार भला क्यों नहीं किया? क्या आप बदनामी से डरती थीं या यह आपका इस तरह का पहला अपराध था या शायद एकदम दिमाग ठिकाने नहीं था? खैर, सारी बात अब साफ है, एकदम साफ। लेकिन आखिर आपने ऐसा किया क्यों सज्जनों और देवियों? उसने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करके कहा, जो कुछ हुआ उस पर मुझे बेहद अफसोस है और एक तरह से बहुत गहरी हमदर्दी भी है, लेकिन मैं अब भी हर बात को भूल जाने और माफ कर देने को तैयार हूँ, बावजूद इसके कि जाती तौर पर मेरी बेइज्जती की गई। और मेम साहिबा, अपनी इस आज की बदनामी से, उसने सोनिया को संबोधित करके कहा, आइंदा के लिए आपको मुनासिब सबक लेना चाहिए। अपनी तरफ से, मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहा और इस पूरे सिलसिले को यहीं खत्म करके संतुष्ट हूँ। इतना काफी है। पियोत्र पेत्रोविच ने कनखियों से रसकोल्निकोव की तरफ देखा। उनकी आंखें मिली तो रसकोल्निकोव की दहकती हुई नजरें उसे भस्म कर देने को तैयार थीं। इस बीच लग रहा था कि कतेरीना इवानोवना ने कुछ सुना ही नहीं था। सोनिया को वह अपने सीने से चिपकाए रही, पागलों की तरह उसे चूमती रही। बच्चे भी चारों ओर से सोनिया से चिपके हुए थे। नहीं, पोलिका को तो ठीक से पता तक नहीं था कि हो क्या रहा है। वह अपना सुंदर, छोटा सा चेहरा सोनिया के कंधे पर रखे आंसू बहाए जा रही थी और इस तरह सिसकियां लेकर रो रही थी जैसे उसे दौरा पड़ गया हो। उसका चेहरा रोते रोते सूज गया था। कितने कमीनेपन की हरकत है। दरवाजे के पास से किसी की ऊंची आवाज आई। पियोत्र पेत्रोविच ने फौरन मुड़कर देखा। कितने कमीनेपन की हरकत है। उसकी आंखों में आंखें डालकर लेबेजियातनिकोव ने दोहराया। पियोत्र पेत्रोविच चौंका और यह बात सभी ने देखा। बाद में सभी को इसकी याद आई। लेबेजियातनिकोव कमरे के अंदर आ गया। और ऊपर से तुम्हारी यह मजाल कि तुमने मुझे गवाह बनाने की कोशिश की। उसने लूजिन के पास जाकर कहा, मतलब क्या है आपका, आंद्री सेमेनोविच, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लूजिन बुदबुदाया, मेरा मतलब यह है कि तुम दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हो। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसका मतलब यही है। लेबेजियातनिकोव ने अपनी कमजोर आंखों से उसे कठोरता से देखते हुए कहा। उसे बेपनाह गुस्सा आ रहा था। रसकोल्निकोव उसे गौर से देख रहा था, मानो उसके हर एक शब्द को अच्छी तरह समझने और तोलने की कोशिश कर रहा हो। एक बार फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। पियोत्र पेत्रोविच बौखला उठा। कम से कम शुरू में तो ऐसा ही लगा। आप अगर मुझसे बातें कर रहे हैं, उसने हकलाकर कहना शुरू किया। लेकिन, हे भगवान, तुम्हें हो क्या गया है? दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा। मेरा दिमाग ठिकाने है, असल में आप हैं छटे हुए बदमाश। कितने कमीनेपन की हरकत तुमने की है। मैं वहां खड़ा पूरे वक्त तुम्हारी बातें सुनता रहा और जानबूझकर कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं समझना चाहता था कि आखिर यह सारा मामला है क्या। ये तो मैं मानता हूं कि अब भी मुझे इस पूरे मामले में कोई तुक दिखाई नहीं देता। बात यह है, मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने ऐसा किया क्यों। पर मैंने किया ही क्या है? तुम अपनी पहेलियां बुझाना बंद भी करोगे कि नहीं? तुम कहीं नशे में तो नहीं हो? नशे में तुम होगे कमीने, मैं नहीं हूँ। मैं कभी वोडका को हाथ तक नहीं लगाता क्योंकि यह मेरे उसूल के खिलाफ है। आप सभी लोग ये जान ले कि इसने अपने हाथों वह नोट सोफिया सेम्योनोवना को दिया था। मैंने देखा था। मैं गवाह हूँ और कसम खा कर यह बात कहने को तैयार हूँ। ये हरकत इसकी है, इसी की। लेबेजियातनिकोव कमरे में सभी को संबोधित करके बार बार कहता रहा। पागल तो नहीं हो गया है तू, बेवकूफ कहीं का? लूजिन चीखा। वो खुद तो सामने खड़ी है और उसने खुद अभी तेरे सामने माना है कि उसे मैंने सिर्फ 10 रूबल का नोट दिया था। उसके बाद में उसे 100 रूबल का नोट कैसे दे सकता था? मैंने देखा था, मैंने। लेबेजियातनिकोव जोर से चीखा। ये बात हालांकि मेरे उसूलों के खिलाफ है, लेकिन मैं इसी वक्त अदालत के सामने हलफ लेने को तैयार हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा था कि किस तरह तुमने 100 रूबल का नोट उससे छिपा कर उसकी जेब में सरकाया था।
अपनी बेवकूफ़ी के मारे मैंने तो तब ये समझ लिया था कि तुम उदारता की वजह से, परोपकार की भावना से ऐसा कर रहे हो। दरवाजे पर उसे विदा करते समय, जैसे ही वह बाहर जाने के लिए मुड़ी और जिस वक्त तुम उससे हाथ मिला रहे थे, तुमने बाएं हाथ से यह नोट उसकी जेब में सरका दिया था। जेब में, उसके जाने बिना ही, मैंने देखा था। लूजिन पूरा का पूरा पीला पड़ गया। तुम भी इस वक्त क्या झूठ बोल रहे हो? उसने अड़ियल की तरह से चिल्ला कर कहा। खिड़की के पास खड़े खड़े तुमने नोट भला देख कैसे लिया? तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ या तुमने इसकी कल्पना कर ली होगी? तुम पागलपन की बातें कर रहे हो। नहीं, मैंने कल्पना नहीं की है। ये सच है कि मैं वहां से कुछ दूर खड़ा था, लेकिन मैंने देखा था, सब कुछ देखा था। तुम्हारा ये कहना ठीक है कि खिड़की के पास खड़े होकर वहां से नोट पहचानना मुश्किल है, लेकिन मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि वह 100 का ही नोट था, क्योंकि जब तुमने सोफिया सिम्योनोवना को 10 का नोट दिया था तभी मैंने देखा था कि तुमने मेज पर से 100 का एक नोट भी उठाया था। यह मैंने एकदम साफ देखा था क्योंकि उस वक्त मैं पास ही खड़ा था। चूंकि उसी वक्त मेरे दिमाग में एक ख्याल भी आ गया था, इसलिए मैं इस बात को नहीं भूला कि तुम्हारे हाथ में 100 का नोट था। तुमने उसे तय किया था और सारे वक्त उसे हाथ में दबाए रखा। फिर मैं उसके बारे में लगभग भूल ही गया, लेकिन जब तुम उठे तो वह नोट अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में ले लिया। वो तो तुम्हारे हाथ से गिरते गिरते भी बचा था, और उसी वक्त मुझे फिर उसकी याद आई क्योंकि उस वक्त फिर वही ख्याल मेरे दिमाग में आया था, ये कि तुम उसके साथ इस तरह उपकार करना चाहते हो कि मुझे भी पता न चले। तुम सोच ही सकते हो कि तब मैंने तुम्हें कितने गौर से देखना शुरू किया था, और जाहिर है मैंने ये भी देखा कि तुमने किस कामयाबी से वह नोट उसकी जेब में सरका दिया। मैंने देखा, मैं बताता हूँ कि मैंने देखा, और मैं ये बात हलफ लेकर कहने को तैयार हूँ। लेबेजियतनिकोव हाँफ रहा था। कमरे के हर कोने में तरह तरह के भाव व्यक्त होने लगे थे। ज्यादातर भाव घोर आश्चर्य का था, लेकिन कुछ लोगों का लहजा धमकी भरा भी था। सब लोग प्योत्र पेत्रोविच को घेर कर खड़े हो गए। कतेरीना इवानोवना लपककर लेबेजियतनिकोव के पास पहुंची। मुझे माफ कीजिएगा, वह रोकर बोली, मैंने आपके बारे में गलत सोचा था। उसे बचाइए, यहाँ तो अकेले आप ही इसका साथ दे रहे हैं। वह अनाथ है, भगवान ने आपको उसकी रक्षा के लिए ही भेजा है। भगवान आपको इसका अच्छा ही फल देगा, मेहरबान। कतेरीना इवानोवना उसके सामने घुटने टेककर बैठ गई, ये जाने बिना ही कि वह क्या कर रही है। बकवास। लूजिन गुस्से से आग बबूला हो उठा। आप सरासर बकवास कर रहे हैं, जनाब। मैं भूल गया, मुझे याद आया, भूल गया। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? आप क्या ये कहना चाहते हैं कि मैंने जानबूझकर यह नोट उसकी जेब में रखा था? किस लिए? मेरे ऐसा करने की क्या वजह हो सकती थी? इससे मुझे क्या लेना देना है? किस लिए? यही बात मेरी भी समझ में नहीं आती, लेकिन इसमें तो जरा भी शक नहीं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह पूरी तरह सच है। कमीने, दुष्ट। मैं जानता हूँ कि मेरी बात गलत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा था और तुम्हारा हाथ दबा रहा था तभी इस सिलसिले में एक सवाल मेरे दिमाग में उठा था। मैंने वह सवाल अपने आप से पूछा कि आखिर तुमने नोट उसकी जेब में क्यों सरकाया? मेरा मतलब है, चुपके से क्यों? क्या इसकी वजह सिर्फ ये थी कि तुम ये बात मुझसे छिपाना चाहते थे, इसलिए कि पता है कि मेरे उसूल इस तरह की हरकत के खिलाफ हैं, कि मैं निजी खैरात को गलत समझता हूँ क्योंकि उससे बुनियादी तौर पर कोई भी बुराई दूर नहीं होती। खैर, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दरअसल तुम इतनी बड़ी रकम मेरे सामने देते हुए शर्मा रहे होगे। अलावा इसके, मैंने ये भी सोचा कि कौन जाने तुम ये चाहते होगे कि जब उसे अपनी जेब में 100 का नोट मिले तो वह चौंक पड़े और अचानक खुश हो जाए। मैं जानता हूँ कि कुछ परोपकारी ऐसे होते हैं जिन्हें अपने उपकार का असर ज़्यादा देर तक कायम रखने में खास लुत्फ़ मिलता है। अलावा इसके मेरे मन में यह बात भी आई कि शायद तुम उसको परख कर देखना चाहते होगे कि नोट मिलने पर वह तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आती है या नहीं। फिर मैंने ये भी सोचा कि बात शायद इतनी ही हो कि तुम नहीं चाहते होगे कि इसके बदले तुम्हारा एहसान मानकर कुछ कहा जाए। जैसी कि मसल मशहूर है, तुम्हारे दाहिने हाथ को भी पता न चले कि
मतलब ये कि इसी तरह की कोई बात। बहरहाल उस वक्त इतने बहुत से विचार मेरे मन में उठे कि मैंने इस बारे में सोचने का काम बाद के लिए टाल दिया। लेकिन मैंने तब इतना जरूर सोचा कि मैं तुम्हारा भेद जानता हूँ, तुम्हारे सामने इस बात को जाहिर करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन फौरन ही मेरे दिल में एक दूसरा सवाल भी उठा। मैंने सोचा, अगर वह नोट सोफिया सेम्योनोवना को पता चलने से पहले ही कहीं खो गया तो क्या होगा। इसलिए मैंने यहाँ आने का फैसला किया। मैं उसे कमरे से बाहर बुलाकर बता देना चाहता था कि उसकी जेब में तुमने 100 रूबल का नोट रखा है। लेकिन रास्ते में मैं कोबिलियातनिकोव के यहाँ चला गया, उन्हें प्रत्यक्षवादी प्रणाली का सामान्य निष्कर्ष नाम की किताब देने और उनका ध्यान उसमें डॉक्टर पिदरित के निबंध मन और आत्मा की ओर खास तौर पर खींचने के लिए और लगे हाथ वेगनर के निबंध की ओर भी। उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा और तब देखा कि यहाँ तो ये हंगामा मचा हुआ है। तो अभी मुझे बताओ कि अगर मैंने तुम्हें उसकी जेब में 100 रूबल का नोट रखते न देखा तो क्या मेरे दिमाग में ये सारे विचार उठ सकते थे? क्या मैं इतने सारे नतीजे निकाल सकता था? लेबेज़ियतनिकोव ने जब अपना ये लंबा चौड़ा इतने चक्करदार भाषण एक तर्कसंगत निष्कर्ष के साथ खत्म किया तो बहुत थक चुका था और उसका चेहरा पसीने में तर था। बेचारा, वह रूसी में अपनी बात भी ठीक से नहीं कह सकता था, हालांकि वह कोई और भाषा भी नहीं जानता था। इसलिए तफ्तीश में उसकी इस शानदार कामयाबी के बाद अचानक ऐसा लगा कि वह थक कर चूर हो चुका है, यहाँ तक कि कुछ पतला भी हो गया है। फिर भी उसके भाषण का गहरा असर पड़ा। इतने जोश और इतने गहरे विश्वास के साथ उसने अपनी बात सामने रखी थी कि सब लोगों को बजाहिर उस पर विश्वास आ गया। पियोत्र पेट्रोविच ने महसूस किया कि सारे हालात उसके लिए बिगड़ते जा रहे हैं। इससे मुझे क्या कि तुम्हारे दिमाग में बेवकूफ़ी के ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं। उसने चिल्लाकर कहा, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। मैं तो यही समझता हूँ कि तुम सपना देख रहे होगे, और मैं ये भी बता दूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए झूठ बोल रहे हो और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझसे तुम्हें कुछ शिकायत है। मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने तुम्हारे उच्छृंखल विचारों को और समाज के बारे में नास्तिकता के सुझावों को मानने से इनकार कर दिया है। असल बात यह है, लेकिन संकट से बच निकलने की इस चाल से प्योत्र पेट्रोविच को कोई फायदा नहीं हुआ। असर बल्कि उल्टा ही हुआ और कमरे के हर कोने से उसके खिलाफ आवाजें उठने लगीं। तो तुमने अब ये धर्रा पकड़ा है, क्यों? लेबेज़ियतनिकोव जोर से बोला। जी नहीं, इससे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। पुलिस को बुलवाए, मैं हलफ लूंगा। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इस तरह की घिनौनी हरकत का जोखिम इसने उठाया क्यों? कमबख्त कमीना, मैं बताता हूँ इस तरह की हरकत का जोखिम इसने क्यों उठाया। रस्कोल्निकोव आखिरकार आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में बोला, और अगर जरूरत हो तो मैं भी हलफ लेने को तैयार हूँ। देखने में वह पूरी तरह शांत और दृढ़ लग रहा था। उसे एक नज़र देखकर ही न जाने क्यों सबको यही लग रहा था कि उसे सचमुच रहस्य मालूम था, और यह कि अभी फौरन ही सारी बात सामने आ जाएगी। अब मुझे सारी बात साफ समझ में आ रही है, रस्कोल्निकोव सीधे लेबेज़ियतनिकोव को संबोधित करके कहता रहा। इस पूरे मामले की शुरुआत से ही इसके पीछे मुझे किसी गंदी चाल के होने का शक था। ये शक मुझे कुछ ऐसी बातों की वजह से था जिन्हें सिर्फ मैं जानता हूँ और जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इस सारे किस्से की जड़ में वही बातें हैं। लेकिन जनाब लेबेज़ियतनिकोव, आपने अपनी अनमोल गवाही से आखिरकार में सारी बातें मेरे दिमाग में साफ कर दी। मैं आप सबसे कहता हूँ कि मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो सज्जन है न, उसने लूजिन की तरफ इशारा किया, उनकी हाल ही में एक लड़की से, दरअसल मेरी बहन से, मंगनी हुई थी। लेकिन यहाँ पीटर्सबर्ग आने पर अभी 2 दिन हुए, मुझसे पहली मुलाकात में ही ये मुझसे लड़ बैठे और तब इन्हें मैंने अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास 2 गवाह हैं। यह आदमी खुंदक से भरा हुआ है। जनाब लेबेज़ियतनिकोव साहब, 2 दिन पहले तक मुझे नहीं मालूम था कि यह आपके साथ ठहरे हुए हैं। तो उसी दिन जिस दिन हम लोगों का झगड़ा हुआ था, यानी परसों, इन्होंने स्वर्गीय मामेलादोव साहब के एक दोस्त की हैसियत से मुझे कतेरीना इवानोवना को उनके जनाजे के लिए कुछ पैसे देते देखा।
इन्होंने फौरन मेरी माँ को एक खत लिखकर उन्हें खबर कर दी कि मैंने अपना सारा पैसा कतेरिना इवानोवना को नहीं बल्कि सोफिया सेम्योनोवना को दिया है। साथ ही इन्होंने सोफिया सेम्योनोवना का चाल चलन बयान करते हुए कुछ बहुत ही घिनौनी बातें लिखी और उसके साथ मेरे ताल्लुकात के बारे में कुछ इशारा किया। ध्यान रहे कि यह सब इन्होंने मेरे और मेरे माँ बहन के बीच झगड़ा डालने के लिए किया। उनके मन में यह बात बिठा कर कि जो पैसा उन्होंने बड़ी मुश्किल से जोड़ कर मुझे भेजा था, उसे मैं वही तबाही लुटा रहा था। मैंने अपनी माँ और बहन से कल रात इनके सामने ही कहा, इनकी तोहमत सरासर झूठ है। ये भी कि मैंने पैसा सोफिया सेम्योनोवना को नहीं बल्कि कतेरिना इवानोवना को कफन दफन के लिए दिया था, और यह भी कि परसों तक मैं सोफिया सेम्योनोवना को जानता तक नहीं था क्योंकि मैं उससे कभी मिला तक नहीं था। इसके अलावा मैंने ये भी कहा कि ये साहब, ये प्योत्र पेत्रोविच लूजिन, अपनी तमाम खूबियों के बावजूद सोफिया सेम्योनोवना की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। यह उसके बारे में काफ़ी बुरी राय रखते हैं। इन्होंने जब मुझसे ये पूछा कि मैं क्या सोफिया सेम्योनोवना को अपनी बहन के साथ बैठने दूंगा, तो मैंने जवाब दिया कि मैं उसी दिन ऐसा कर भी चुका हूँ। ये तो इसी बात पर भड़क उठे कि मेरी माँ और बहन ने इनकी ओछी तोहमतों की बुनियाद पर मुझसे झगड़ा नहीं किया। सो ये ढिठाई पर उतर आए और उनसे ऐसी बातें कहने लगे जिन्हें कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। इनसे आखिर में सारा नाता खत्म कर लिया गया और इन्हें घर से निकाल दिया गया। ये सब कुछ कल शाम को हुआ, और अब मैं चाहूँगा कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसकी ओर आप सब खास तौर पर ध्यान दें। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि यह इस बात को साबित करने में कामयाब हो जाते कि सोफिया सेम्योनोवना चोर हैं। फिर तो सबसे पहले मेरी माँ और बहन की नज़रों में ये साबित कर चुके होते कि इनका हर शुबहा ठीक था, और इसलिए इनका एक बात पर नाराज होना भी ठीक था कि मैंने अपनी बहन को सोफिया सेम्योनोवना के साथ बराबरी का दर्जा दिया, और यह कि मुझ पर हमला करके ये दरअसल मेरी बहन और अपनी मंगेतर की इज्जत की रक्षा कर रहे थे। सच बात तो यह है कि इन बातों के जरिए ये मेरे और मेरे परिवार के बीच फूट डालने में कामयाब हो जाते, और जाहिर है इनको यही उम्मीद थी कि इससे इन्हें उन लोगों की नज़रों में चढ़ने में मदद मिलेगी। मेरे लिए तो ये बताने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं कि इसके अलावा ये निजी तौर पर मुझसे बदला लेने की कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते थे कि मुझे सोफिया सेम्योनोवना की इज्जत और खुशी की काफ़ी परवाह है। तो ये थी इनकी सारी चाल। मुझे तो सारा किस्सा यही समझ में आता है। इनके पास बस यही एक वजह हो सकती है, कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती। रस्कोल्निकोव ने इसी तरह, या लगभग इसी तरह, अपनी बात पूरी की। वहां पर मौजूद सभी लोगों ने उसे ध्यान से सुना, हालांकि बीच बीच में लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कुछ एक बातें कह भी देते थे, लेकिन बीच बीच में लोगों के बोलने के बावजूद वह तीखे ढंग से, शांत भाव से, नपे तुले शब्दों में, साफ साफ और दृढ़ता के साथ अपनी बात कहता रहा। उसकी बेधती हुई आवाज़, दृढ़ विश्वास के शब्दों और कठोर मुद्रा का सब पर काफी गहरा असर पड़ा। हाँ, तुमने एकदम मर्ज को पकड़ लिया है। लेबेज्यतनिकोव ने जोश के साथ उसका समर्थन किया। जरूर ऐसी ही बात होगी, क्योंकि कमरे में सोफिया सेम्योनोवना के आते ही इन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम यहाँ हो कि नहीं, और यह कि कतेरिना इवानोवना के मेहमानों में मैंने तुम्हें देखा था कि नहीं। इन्होंने मुझे खिड़की के पास ले जाकर यह बात चुपके से पूछी थी। जाहिर है इसका सिर्फ एक मतलब हो सकता है, और ये जनाब जरूर यही चाहते होंगे कि तुम यहाँ पर नजर आओ। बिल्कुल यही बात है, यही है। लूजिन चुप रहा और तिरस्कार भाव से मुस्कराता रहा। अलबत्ता उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लग रहा था वह अपनी मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने की कोई तरकीब सोचने में व्यस्त था। मुमकिन है कि उसे स्थिति के और ज़्यादा बिगड़ने से पहले ही यहाँ से निकल जाने में खुशी होती, लेकिन उस वक्त ऐसा कर सकना लगभग असंभव था। ऐसा करने का मतलब ये बात मान लेने के बराबर होता कि उसके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वे सच थे, और यह कि उसने सचमुच सोफिया सेम्योनोवना को बिला वजह बदनाम करने की कोशिश की थी। इसके अलावा कमरे में जो लोग मौजूद थे वे पिए हुए भी थे और उनके तेवर टेढ़े हो रहे थे। कमिसारियट का पेंशन याफ्ता अफसर सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था, हालांकि वह पूरी तरह समझ भी नहीं सका था कि मामला आखिर क्या है। वो कुछ ऐसे इशारे भी कर रहा था जो लूजिन को अच्छे नहीं लग रहे थे।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पिए हुए नहीं थे। सभी कमरों के लोग भी वहां आकर जमा हो गए थे। वे तीनों पोल बेहद उत्तेजित थे। पोल भाषा में लूजिन को बुरा भला कह रहे थे और उसे अपनी भाषा में दबी जबान से शायद धमकियां भी दे रहे थे। सोनिया रस्कोल्निकोव के कथन के प्रवाह को समझने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी समझ में भी कुछ आ नहीं रहा है। उसे देखने से बल्कि ऐसा लग रहा था गोया उस पर अभी अभी बेहोशी का दौरा पड़ चुका हो। उसने रस्कोल्निकोव पर से अपनी नज़रें नहीं हटाईं, क्योंकि वह यही महसूस कर रही थी कि उसे बचाने वाला सिर्फ वही है। कतेरीना इवानोवना खर-खर की आवाज़ के साथ कठिनाई से सांस ले रही थी और थक कर बिल्कुल निढाल हो चुकी लग रही थी। अमालिया इवानोवना सबसे ज्यादा बेवकूफ़ लग रही थी। मुंह बाए खड़ी, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। उसकी समझ में कुल इतना आया कि प्योत्र पेत्रोविच किसी तरह एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। रस्कोल्निकोव ने उन लोगों से कुछ और बोलने का मौका देने को कहा, लेकिन उन लोगों ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। वे सब शोर मचा रहे थे और लूजिन को घेर कर उसे गालियां और धमकियां दे रहे थे। लेकिन लूजिन चिकने घड़े की तरह वहीं जमा रहा। जब उसने देखा कि सोनिया पर चोरी का इल्जाम लगाने की चाल नाकाम रही है, तो उसने धौंस से काम लेने की कोशिश की। देवियों और सज्जनों, बराया मेहरबानी, मेरे चारों ओर भीड़ न लगाए और मुझे निकलने का रास्ता दीजिए, वह भीड़ के बीच से अपने लिए रास्ता बनाते हुए कहता रहा। और मेहरबानी करके मुझे धमकाए भी नहीं। मैं सच कहता हूँ, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। मैं आप लोगों से नहीं डरता। उल्टे, अगर आपने उस आदमी पर हाथ उठाया जिसने एक जुर्म का पर्दाफाश किया है, तो आपको भी उस जुर्म में शामिल होने के लिए जवाबदेही करनी होगी। चोर की असलियत पूरी तरह खुल चुकी है और उस पर मैं मुकदमा चलाऊंगा। अदालत में लोग न तो अंधे होते हैं और न ही नशे में होते हैं कि वे दो बदनाम नास्तिकों, उत्पत्तियों और उच्छृंखल विचार वालों की गवाही को मान लें। जो मुझसे निजी बदला लेने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, वह इतने बेवकूफ़ हैं कि इस बात को खुद मान भी रहे हैं। जी हाँ, अच्छा तो अब बराया मेहरबानी मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। मेरे कमरे से फौरन अपना बोरिया बिस्तर लेकर फूटो। अब हमारा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहा। आप जरा सोचिए तो सही, पूरे पखवाड़े में इस आदमी को अपने सिद्धांत समझाने में दिमाग खपाता रहा। जनाब आंद्रेई सेमेनोविच, अभी कुछ ही मिनट पहले जब आप मुझे कुछ ठहर जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने खुद कहा था कि मैं आज ही जा रहा हूँ। और अब जनाब, मैं इतना और कहना चाहूँगा कि आप सरासर बेवकूफ़ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ही अपने कमज़ोर दिमाग और अपनी कमज़ोर आँखों का इलाज करवा लेंगे। आप लोग मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए, रास्ता छोड़िए। भीड़ के बीच घुसकर आखिर उसने अपने लिए रास्ता बना ही लिया। लेकिन कमिसारियट का वह पेंशन याफ्ता अफसर उसे कुछ गालियां देकर ही छोड़ने वाला नहीं था। उसने मेज पर से एक गिलास उठाकर जोर से प्योत्र पेत्रोविच की तरफ फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। गिलास जाकर अमालिया इवानोवना को लगा और उसके मुंह से चीख निकल गई। कमिसारियट का अफसर भी लड़खड़ाकर मेज के नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। प्योत्र पेत्रोविच सीधे अपने कमरे में चला गया और आधे घंटे बाद वह उस घर में नहीं था। सोनिया स्वभाव से ही दब्बू थी। वह हमेशा से जानती थी कि उसे बहुत ही आसानी से तबाह किया जा सकता था और कोई भी आदमी दंड पाने के डर के बिना उसका अपमान कर सकता था, उसे नीचा दिखा सकता था। लेकिन उस समय भी उसे यह उम्मीद थी कि किसी तरह वह मुसीबत में फंसने से बची रहेगी, बेहद सावधानी बरतकर, एकदम भीगी बिल्ली बनकर, सबकी बात मानकर। इसलिए उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। इसमें शक नहीं कि वह सब्र के साथ उफ किए बिना कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी। सो वह ये बात भी बर्दाश्त कर गई। लेकिन पहले 1 मिनट तक उसे ये सब बहुत बुरा लगा। बावजूद इसके कि उसकी विजय हुई थी और वह निर्दोष ठहराई गई थी, आतंक और भौचक्केपन का पहला पल जब गुजर गया और जब हर चीज़ उसके दिमाग में पूरी तरह साफ हो गई, तो मुकम्मल लाचारी का एहसास और जो सदमा उसे पहुंचा था उसका एहसास हृदय तक को बे गया। उस पर जुनून सा छा गया। आखिर जब उससे और अधिक सहन न हो सका तो वह जल्दी से कमरे के बाहर निकलकर सीधे अपने घर भाग गई।
ये बात लूजिन के जाने के लगभग फौरन बाद हुई, जब कमरे में मौजूद सभी लोगों के कहकहों के बीच अमालिया इवानोवना को गिलास से चोट लगी तो वह इस बात को बर्दाश्त न कर सकी कि उसका कोई दोष न होने पर भी उसका हर तरह से अपमान किया जाए। हर बात के लिए कतेरीना इवानोवना को जिम्मेदार ठहराती हुई वह चीखकर तूफान की तरह उस पर झपटी। निकल जाने का, हमारा घर से फौरन निकलने का, बाहर फूटो। ये कहकर कतेरीना इवानोवना की जो भी चीज उसके हाथ लगी उसे वह फर्श पर फेंकने लगी। कतेरीना इवानोवना पहले ही पस्त हो चुकी थी, उसका रंग पीला पड़ चुका था, वह लगभग बेहोश हुई जा रही थी और बुरी तरह हाँफ रही थी। पलंग पर से उछलकर वह खड़ी हो गई, जिस पर वह निढाल होकर गिर पड़ी थी और अमालिया इवानोवना पर टूट पड़ी। लेकिन मुकाबला बराबर का नहीं था। मकान मालकिन ने जरा भी जोर लगाए बिना उसे पीछे ढकेल दिया। इसकी हिम्मत तो देखो, मुझ पर ऐसा बेहयाई से कीचड़ उछालकर भी इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। अब ये छिनाल मुझ पर भी हमला कर रही है। मेरे शौहर के जनाजे के दिन छोटे छोटे अनाथ बच्चों के साथ मुझे सड़क पर निकाल रही है, और वह भी मेरी मेज पर खाना खाने के बाद। मैं अब कहाँ जाऊँ? वह बेचारी सिसककर रो रही थी और हाँफते हुए चिल्ला रही थी। हे प्रभु! अचानक उसकी आंखों में बिजली जैसी चमक पैदा हुई और वह चीखी, क्या न्याय इस दुनिया से उठ ही गया है? अगर तुम हम अनाथों की रक्षा नहीं करोगे तो फिर किसकी रक्षा करोगे? अच्छी बात है, हम भी देखेंगे। अभी इस धरती पर न्याय और सच्चाई बाकी हैं, बाकी हैं, बाकी हैं। उन्हें खोज निकालूंगी। तू देखती जा, अधर्मी कमीनी कहीं की। बेटी पोलेका, तू मेरे वापस आने तक इन बच्चों को देखती रहना। मेरा इंतजार करना, चाहे सड़क पर ही इंतजार करना पड़े। देखते हैं इस धरती पर न्याय कहीं है कि नहीं। फिर अपने सर पर वही शाल डालकर, जिसकी चर्चा मामेलादोव ने रस्कोल्निकोव के साथ अपनी बातचीत के दौरान की थी, शराब के नशे में चूर और शोर मचाते अभी तक कमरे में भरे हुए किराएदारों की भीड़ को चीरती हुई कतेरीना इवानोवना रोती सिसकती मन में फौरन और हर कीमत पर न्याय पाने की धुंधली सी उम्मीद लिए भागकर सड़क पर निकल गई। दोनों छोटे बच्चों के साथ पोलेका कमरे के कोने में संदूक पर सहमी हुई दबी सिकुड़ी बैठी रही और दोनों के गले में बाहें डालकर सर से पांव तक कांपती हुई अपनी मां के वापस आने का इंतजार करने लगी। अमालिया इवानोवना ने कमरे में पूरा एक तूफान मचा रखा था। वह चीख रही थी, रो रही थी, और जो भी चीज हाथ लग रही थी उसे ही गुस्से में फर्श पर फेंक रही थी। किराएदार तरह तरह की आवाजों में यूं चीख रहे थे कि कुछ भी समझ में नहीं आता था। कुछ तो जो कुछ हुआ था उस पर अपने अपने ढंग से टीका टिप्पणी कर रहे थे, कुछ और थे कि आपस में ही झगड़ा कर रहे थे और एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, और कुछ ने एक गाने की धुन छेड़ दी थी। अब मुझे भी चलना चाहिए, रस्कोल्निकोव ने सोचा। तो सोफिया सेम्योनोवना, देखता हूँ कि तुम अब क्या कहती हो। फिर वह सोनिया के घर की तरफ चल पड़ा।